डीएसपी एसेट मैनेजर्स यानी कि डीएसपी म्यूचुअल फंड आप जानते पहचानते ही हैं, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर और देश में पुराना और बहुत ही प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड में से एक है। इनके एमडी और सीईओ कल्पन पारेख साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और शायद मेरी इस इनिंग में पहली बार, काफ़ी लंबा समय हुआ कल्पन भाई से मुलाकात किए हुए, पहली बार ही हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लंबा गहरा अनुभव रखते हैं, 20 सालों से ज़्यादा का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, फाइनेंस इंडस्ट्री का, और डीएसपी के आप एमडी सीईओ हैं, लेकिन उससे पहले बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड्स के साथ काम करने का आपका लंबा अनुभव रहा है। उसमें से आईडीएफसी म्यूचुअल फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड रहा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी उसी म्यूचुअल फंड से। कल्पन भाई मास्टर्स डिग्री रखते हैं NMIMS कॉलेज से, आपने मैनेजमेंट में ये डिग्री हासिल की है। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग में आपने बैचलर्स की डिग्री भी हासिल की है, तो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ आपका प्रोफेशनल करियर रहा है। कल्पन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, थोड़ा इंडस्ट्री से रिलेटेड और फंड की स्कीम से रिलेटेड भी सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो जानना चाहता हूँ बाजार के मूड माहौल को लेकर। थोड़ा सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में भी कॉन्फिडेंस लौटा है कि फरवरी तक मुश्किल समय देखने के बाद अब मार्च में थोड़ा रिलीफ वाला समय आया है। कितनी रिलीफ मानी जाए? क्या ये सोच सकते हैं कि सबसे बुरा समय बीत चुका है, अब सिचुएशन थोड़ी बेहतर होगी? यदि हाँ, तो आपको क्या पॉजिटिव फैक्टर्स दिखते हैं? अनिल, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जैसा आपने बताया, काफी समय बाद आपसे बात हो रही है और डिजिटली हो रही है। यस, थैंक्स फॉर योर शो। देखिए, मैंने 98 में अपना करियर शुरू किया था और पहली चीज ये सीखी थी कि इन्वेस्टमेंट के धंधे में ऑप्टिमिज्म होना जरूरी है, लेकिन साथ में रियलिटी चेक्स भी रखना चाहिए। तो इस दोनों के बैलेंस को हर दिन कोशिश करता हूँ और हमारी टीम भी हर दिन इसी की कोशिश करती है। तो हमारा ये मानना है कि और ये मैसेजिंग हम काफी दिनों से कर रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल में या 3 साल में कोविड के बाद हमने एनएवीज का अमृतकाल देखा है और पिछले 3-4 महीने में हमने यूनिट्स का अमृतकाल देखना शुरू किया है। तो इसी ऑप्टिमिज्म के साथ कि ये जो करेक्शन हुआ है बाजार में, इसने बहुत सारे रिस्क को हटा दिया है। जो वैल्यूएशन का रिस्क था या स्लोइंग अर्निंग्स का जो रिस्क था, वो काफी हद तक क्लीन अप हुआ है पिछले 2-3 महीनों में। और ये भी मेरा मानना है कि दो तरह के डेटा पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं। बहुत इन्वेस्टर्स हैं जो प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, बिकॉज 4-5 सालों में अभी भी उनकी एनएवीज 2 से 4 गुना ऊपर गई है, डिपेंडिंग ऑन उनका किस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है। एक वर्ग ऐसा भी है जो अपने एसआईपी से थोड़ा डरा हुआ है, या उनको बाजार से डर लग रहा है या कैश फ्लोज में तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से एसआईपी पॉज हो रही है या कैंसिल हो रही है। और एक तीसरा वर्ग है जो डिसिप्लिन से डटा रहा है और आई थिंक वो एक ऐसा वर्ग है जिसको पता है कि मुझे 10-15-20 साल के लिए अपने फाइनेंशियल प्लान के लिए इन्वेस्ट करना है। उतार चढ़ाव इज पार्ट ऑफ द गेम। आई थिंक पिछले इतने सालों में बहुत सारा एजुकेशन भी हुआ है कि लंबे समय में रिटर्न बनता है, बट बीच बीच में एनएवी फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होती भी है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो ये तीनों तरह के इन्वेस्टर्स हैं और एक थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हुई है फ्लोज में, बट इसके बावजूद नेट फ्लोज आज भी 20-25 हजार करोड़ के साइज से आ रहे हैं इंडस्ट्री में। तो ये बताता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग सम इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कम किया है, बट फ्लोज कंटिन्यू ओवरऑल एंड आई थिंक वी आर नॉट दैट वरीड। वॉलिटिलिटी आएगी और जाएगी, बट इट्स वेरी वैल्यूएबल बिकॉज इससे क्या होता है कि नया पैसा लगाने में एक ज्यादा कंफर्ट मिलता है कि यहाँ से डाउनसाइड ज्यादा होना नहीं चाहिए। कल्पित भाई, आपने 98 से करियर की शुरुआत की म्यूचुअल फंड में, लगभग 27 साल हो गए। पहली बार आप ये देख रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा मेच्योर और समझदार दिख रहा है और अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर डिसिप्लिन है? बिल्कुल। एक्चुअली 98 में जब शुरुआत की तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं एक डरा हुआ इन्वेस्टर हूँ, बिकॉज मैंने 2000 के साल में, और आपको भी पता है हम मिला करते थे उन दिनों में, 80% का एनएवी करेक्शन देखा है। उस जमाने में जो जिन जिन फंड्स में पैसा लगा था, वो टेक्नोलॉजी का दौर था, वो सब कंपनीज बहुत बड़ी हुई आज, लेकिन पहले एक बार 80% से एनएवी गिरी थी। फिर 2007-8 का दौर देखा हमने, और उस दरमियान 50 से 60% की एसआईपी कैंसिल हुई थी। जब 2008 में मार्केट पहले आधा हो गया, उसके बाद डबल हो गया, विच मीन्स 2 साल में जो भाव से शुरू हुआ था उधर ही आया, और उसके बाद 3 साल कहीं नहीं गया। तो 5 साल का लंबा दौर था जहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ही इंटेंस थी। तीनों तरह के मार्केट बिहेवियर देखे 5 साल में, मंदी, फिर से एक तेजी, और फिर साइडवेज मार्केट। बट उन 5 सालों में काफी फ्रस्ट्रेशन आ गया था इन्वेस्टर्स में, बिकॉज 5 years इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ नॉट सीइंग योर पोर्टफोलियोज गो एनीवेयर।
एंड दैट टाइम 50% से SIPs भी कैंसिल हुई थी। लेकिन इस दौरान जो देखा गया है, दो चीजें हुई है। इस साइकिल में थोड़ा मिस बाइंग भी हुआ है इन टर्म्स ऑफ थीमेटिक फंड्स और अग्रेसिव फंड्स, और सोचे समझे बिना अगर लोगों ने डायरेक्टली बहुत सारे स्टॉक्स ले लिए हो या अग्रेसिव फंड्स ले लिए हो। लेकिन साथ में एक पैटर्न देखा है पिछले 5 सालों में, बहुत सारा पैसा एसेट एलोकेशन फंड्स में आया है, हाइब्रिड फंड्स में आया है, SIP के जरिए आया है। तो ये इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा हुआ है, बिकॉज हाइब्रिड फंड्स की इन्हें भी आप देखेंगे पिछले 6 महीने में बिटवीन 2% to 6% से नीचे गई है। तो इन्वेस्टर्स को ज्यादा उसमें परेशानी नहीं हुई है। तो ये वर्क जो है, दे हैव रिमेन्ड काम, दे हैव रिमेन्ड बैलेंस्ड, दे आर इनफैक्ट यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि थोड़ा और हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। तो आई बी ऑनेस्ट, इट इज अ गुड सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज कि इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में जो आए हैं वो धीरे धीरे करके अपने प्लान से टिके रहे हैं। कल्पित भाई, एक चीज़ और बताइए, इस तरह के माहौल में जो इन्वेस्टर्स या तो पैसा लगा रहे हैं, ऑलरेडी चल रहा है जिनका, या नया लगाना चाहते हैं, किस तरह के फंड्स, स्पेशली इक्विटी फंड्स या फिर मल्टी एसेट वाले जो भी आप समझते हो, किस तरह के फंड्स ज़्यादा सूटेबल है और किस कंडीशंस में वो ज़्यादा सूटेबल है? तो अनिल जी, लाइक वी ऑल नो, फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे अगर हम सोचे हमेशा, तो बाजार का माहौल जो भी हो, बेस्ट फंड्स वो होते हैं जो हर दिन के लिए सही होते हैं, और वो हर इन्वेस्टर के नीड के हिसाब से। तो आज अगर हमारे देश में 10 करोड़ इन्वेस्टर है और आगे और 10 करोड़ शायद जुड़ेंगे, तो 10 करोड़ यूनिक प्लान्स बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पर्सनल नीड्स, टाइम होराइजन एंड ऑल ऑफ दैट। द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन माय व्यू हमारे हिसाब से हमेशा होता है फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है कि लार्ज कैप चलेगा, मिड कैप चलेगा, स्मॉल कैप चलेगा। वो सबसे बेहतर तरीका है इन्वेस्ट करने का। इनफैक्ट मोर देन मार्केट कैप या थीम, अल्टीमेटली जो पहला प्रिंसिपल है, साउंड प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं कि जहां अच्छी कंपनी आप खरीदते हो और ठीक ठाक भाव पे खरीदते हो, या तो सस्ते में या फेयर प्राइस पे। सस्ता तो कुछ भी नहीं है आज भी मार्केट में, बट फेयर प्राइस पे बहुत सारी कंपनी आना शुरू हो गई है। तो ये प्रिंसिपल पे जो भी फंड डिजाइन है, अब उसका नाम, उसका लेबल लार्ज कैप फंड हो, उसका लेबल मिड कैप हो या फ्लेक्सी कैप हो या थीमेटिक हो, वो सेकेंडरी है। बट प्रिंसिपल क्या है कि सेंसिबल बिजनेसेस एट फेयर प्राइसेस इज द राइट वे टू इन्वेस्ट। तो पहला ऑप्शन होगा एक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें आप SIP से शुरू कर सकते हो, बिकॉज उतार चढ़ाव अभी भी रहेंगे और आने वाले साल में बहुत सारे इवेंट्स हर दिन, हर दूसरे दिन हो रही है, तो फ्लक्चुएशन तो रहेंगे। तो इसीलिए SIP इन फ्लेक्सी कैप फंड इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल चॉइस। ऑन टॉप ऑफ इट, अभी जैसे मेरा एनुअल अप्रेजल हुआ है और अगले 2-3 दिनों में मेरा साल का थोड़ा बहुत जो भी बोनस आएगा वो आएगा, तो मेरे दिमाग में मैं कैसे सोच रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए फ्लेक्सी कैप फंड चाहिए, बट मुझे पता है कि बाजार थोड़ा महंगा है और मुझे वॉलेटिलिटी नहीं पसंद है। तो मैं फ्लेक्सी कैप फंड के साथ अगर पोर्टफोलियो के अंदर 30% बॉन्ड्स आ जाए, ये मेरा जनरल फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। तो इसे हम पुराने जमाने में बैलेंस फंड बोलते थे, आज की तारीख में हम अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स बोलते हैं। वो एक दूसरा, एक बहुत ही क्रेडिबल वेहिकल है, इसके बारे में बात कोई करता ही नहीं आज के बाजार में। पिछले 2-3 सालों से लोग इस कैटेगरी को भूल गए हैं। वो एक बहुत ही क्रेडिबल कैटेगरी है। इनफैक्ट 25-30 साल की हिस्ट्री बताती है कि लॉन्ग टर्म में these type of hybrid funds normally deliver equity market returns with slightly lower volatility. तीसरा एक ऑप्शन है जिनको स्मॉल कैप और मिड कैप से डर लग रहा है बिकॉज ऑफ हेडलाइंस, बिकॉज ऑफ नॉइज, अ प्योर लार्ज कैप फंड, अ सिंपल लार्ज कैप फंड इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। सो आई थिंक इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है फंड्स की। दीज 3 कैटेगरीज आर वेरी गुड आज के समय में नए इन्वेस्टर को पैसा लगाने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जहाँ पर बहुत बढ़िया आपके लिए निवेश का मौका बन सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड, जहाँ पर फंड मैनेजर्स को आज़ादी है कि कब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में वो अपना शिफ्ट करे, उस हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर इस तरह के माहौल में बन सकते हैं। एक और चीज़ जो है, लोगों को लगता है कि जैसे गोल्ड काफ़ी बढ़ गया या इंटरेस्ट रेट्स कम हो रही हैं, तो शायद डेट फंड भी बेहतर करे। क्या कोई इस तरह का स्पेसिफिक डेट या हाइब्रिड फंड्स होने चाहिए या टैक्सेशन के पर्पज से जहाँ फ़ायदा मिल सके, ऐसे में किस तरह से एलोकेशन हो जाए सारी एसेट्स में और वो फंड्स में निवेश कर पाएँ? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा अनिल, कि इन्वेस्टर के फायदे के हिसाब से कैसे सोचा जाए। कि मुझे स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए, वॉलेटिलिटी कम चाहिए, टैक्स की भी एफिशिएंसी चाहिए। पिछले 4 साल में क्या हुआ, डेट फंड को तो हम सब भूल ही गए हैं, बिकॉज इक्विटी मार्केट हर एक महीने में उतना रिटर्न देता था जितना डेट पूरे साल में दे रहा था। तो हमें लगता था कि डेट की जरूरत ही नहीं है, बट वो अगेन इट इज नॉट साउंड प्रिंसिपल। हर पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी के लिए डेट चाहिए। तो इसलिए जब मैंने बताया हाइब्रिड फंड, अब हाइब्रिड में बहुत तरह के फंड्स है। कुछ फंड्स ऐसे हैं जिसमें 30% पोर्टफोलियो के अंदर डेट होता है,
कुछ फंड्स में 50% डेट होता है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में, जैसे हमारे फंड में आज भी 30% इक्विटी था, बाकी का 70% डेट और आर्बिट्राज में था। तो इसकी टैक्स एफिशिएंसी इक्विटी के जैसी है, लेकिन पोर्टफोलियो में बहुत सारा डेट और आर्बिट्राज आ जाता है। तो ये अलग तरह के फंड्स है। इंटरेस्ट रेट्स बाय द वे अनिल, अभी हालांकि पॉलिसी रेट्स कटना शुरू अभी हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे अपने जो बॉन्ड यील्ड्स है वो पिछले 1.5 साल से नीचे आया है। तो जरूरी नहीं कि इंटरेस्ट रेट कटने से बॉन्ड यील्ड्स नीचे जाए, उल्टा भी हो सकता है। यूएस में उल्टा हुआ है, बट हमारे देश में रेट कट भले आज शुरू हुआ है, बट हमारी बॉन्ड यील्ड्स 10 ईयर G-Sec 760 से लेके आज की तारीख में 665 के आसपास, ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट का मूव ऑलरेडी हो चुका है। तो जिसने 1 साल 1.5 साल पहले अपने पोर्टफोलियो में डेट को ऐड किया था हाइब्रिड फंड्स के जरिए या सेपरेट डेट फंड के जरिए, उनको इसका फायदा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि हाइब्रिड फंड इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट। अगर ज्यादा दिमाग किसी चीज पे नहीं लगाना है, रोज सुबह उठ के चिंता नहीं करनी है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, टैरिफ से इक्विटी में अपसाइड होगा या डाउनसाइड होगा, मिड कैप महंगे हैं या लार्ज कैप महंगे, ये सब अगर दिमाग नहीं लगाना है तो हाइब्रिड फंड इज द बेस्ट वे। एंड विच इज अगेन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में 30% डेट होता है, या मल्टी एसेट फंड में 20 से 40% डेट गोल्ड सिल्वर का कॉम्बिनेशन होता है। ये बहुत ही बेहतरीन फंड्स तरीके हैं टैक्स एफिशिएंटली, कॉस्ट एफिशिएंटली एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना। लास्ट पॉइंट लाइन से गोल्ड पे बहुत ज्यादा बातें आजकल हो रही है, तो थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिटर्न बन चुका है, शायद आगे बनेगा। गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसको पर्सनली मुझे थोड़ी समझने में तकलीफ होती है, बिकॉज इसके पास कैश फ्लो नहीं होता है, इसमें डिविडेंड नहीं मिलता है, इसमें ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन इसने हजारों सालों से वैल्यू को प्रोटेक्ट किया है या प्रिजर्व किया है। इसका बेहतरीन समय था 3 साल पहले या 2 साल पहले, जब इक्विटी में भयंकर तेजी थी और गोल्ड कहीं नहीं जा रहा था। और तीसरी पॉइंट गोल्ड के बारे में, पिछले 30 साल में हमने डेटा देखा है कि 24 आउट ऑफ 25 इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज में गोल्ड ने अपने लोकल इक्विटी मार्केट को बीट किया है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे निफ्टी ने गोल्ड को आधे से 1% से ज्यादा डिलीवर किया है। तो गोल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है, लेकिन 2-3 साल में उसका रिटर्न इक्विटी से 3 गुना ज्यादा, मतलब नॉर्मल लॉन्ग टर्म जो गोल्ड का रिटर्न होता है 11% का, उससे 2 या 3 गुना ज्यादा रिटर्न दे दिया है। तो देयर कैन बी अ फेज ऑफ स्लो डाउन और मोर वॉलेटिलिटी इन गोल्ड ऑल्सो। ओके, तो ये आपके लिए गोल्ड पर भी ध्यान रखने वाली बात है। कल्पन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए कि इस तरह के माहौल में कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को अप्रोच करें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।